हेलो एंड वेलकम टू वेट में। आज की इस वीडियो में हम सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया था। सेल प्रोकैरियोटिक हो सकती है या फिर यूकैरियोटिक हो सकती है। प्रोकैरियोटिक यानी कि डेवलपिंग स्टेज ऑफ सेल्स और यूकैरियोटिक यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी सेल्स। इनमें आपको कुछ सटल डिफरेंसेस मिलेंगे, जैसे अंदर का रीजन, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे सारे के सारे ऐसे ही खुले हुए पड़े मिलेंगे। ये साइटोप्लाज्म होता है अंदर का लिक्विड। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस दिखेगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखता है। इसमें आपको क्रोमैटिन दिख रहा है। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है। इसी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसकी स्टोर्ड होती है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है क्रोमैटिन। अगर आप एक सेल को इमेजिन करना चाहते हैं तो सपोज कीजिए आपने एक पॉलीथीन ली है, उस पॉलीथीन में आपने पानी भर दिया, तो ये जो पॉलीथीन है ये सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ये जो वाटर यहाँ पर आपने भरा है ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में या फिर वाटर में आप अपने हिसाब से जरूरत की चीजें डाल दीजिए, वो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्जी अपैरेटस देख लो, वेसिकल्स देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दिख रहा है आपको, ये लाइसोसोम्स हैं, छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये पोरस होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही है। ये एंट्री या एग्जिट गेट है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि कुछ ही चीजों का एंट्री है। एग्जाम्पल के लिए CO2 हो गया, O2 हो गया। एंट्री या एग्जिट डिफ्यूजन के थ्रू होता है। दो जगह ले लो, यहाँ पर वो कोई चीज ज्यादा अमाउंट में भरी हुई है, यहाँ पर वही चीज कम अमाउंट में भरी हुई है। इन दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ज्यादा वाली चीज कम वाली की तरफ जाने लगेगी। यही डिफ्यूजन कहलाता है। साइंस की लैंग्वेज में अगर कह दूं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजों का अपने आप जाना विदाउट एनी एनर्जी लगाए, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और यही डिफ्यूजन अगर वाटर के केस में हो रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर एक सेल है, सेल को आपने एक सॉल्यूशन में रख दिया है, वाटर तो इस सेल में भी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, अंदर आ जाएगा। और वहीं पर अगर इस वाटर में मैं कुछ और चीजें मिला दूं, इस सॉल्यूशन में बहुत सारी शुगर मिला दी, अब इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ परसेंटेज ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ टोटल मटेरियल में। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पर ज्यादा है, बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा पानी, और अगर सेल में ज्यादा है, अंदर से बाहर की तरफ जाने लगेगा पानी। और अगर दोनों तरफ बराबर है लगभग लगभग, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह से कोई भी सॉल्यूशन या तो हाइपरटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, या आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब कि ज्यादा, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। अगर इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यही चीज अगर उल्टा हो जाए तो हाइपो यानी कि कम। इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाए और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का हाई हो जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसी डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये बाइलिपिड लेयर की बनी होती है। ये लिपिड्स आपको दिख रहे हैं, ये लिपिड्स की एक लेयर है और नीचे लिपिड्स की दूसरी लेयर है। ये ना अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लोजली चिपके हुए दिख रहे हैं। ये अपने बीच में गैप बना सकते हैं। सपोज यहाँ से वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, ये आना चाह रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह ही बनाते चले गए और ये सेल के अंदर पहुंचा लिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिनको हम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू चीजों को अंदर लेती है। एंडोसाइटोसिस आपने अमीबा में भी देखा होगा। अमीबा अपने आसपास घूम रहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे खाता है कि अपने शेप को बदल लेता है, एनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। सेल वॉल ये प्लांट्स में ही पाई जाती है केवल और केवल। सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी ये रिजिड सा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल कहलाता है। ये रिजिड आउटर कवरिंग है, ये आमतौर पे सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जैसे कि ये सेल वॉल दिख रही है आपको बाहर बाहर, ये रही सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल को अगर मैं एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वाटर यहाँ से इस सॉल्यूशन में जाने लगेगा, जो पूरा सेल है ये पिचक जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लांट्स में केवल लिविंग सेल्स ही हैं ऐसी जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि जो सेल वॉल है वो तो फ्रीली परमिएबल है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी। प्लांट की सेल्स डेड होने के बाद सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से रिजिड हो जाती है और किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं करती है। तो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो पाता है। किसी एक प्लांट सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक यानी कि इसका हाई है कॉन्सेंट्रेशन वाटर का और यहाँ पर लो है,
तो क्या होगा, वाटर यहाँ से प्लांट सेल में जाने लगेगा और ये फूलने लगेगी। फूलेगी तो ये फटने लगती है, लेकिन सेल वॉल क्या करता है, इसको पकड़े रहता है, इसको फटने नहीं देता, साइज इसका बड़ा नहीं होने देता, तो प्रेशर बनाता है इस पर। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में आपको यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल बनता है वो बाहर साइटोप्लाज्म में जा पाता है। अगर आप अनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, अगर आप अनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ये कहीं पर ज्यादा डार्क होगा, कहीं पर कम डार्क होगा। तो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो ज्यादा डार्क हो जाता है, और जबकि आसपास साइटोप्लाज्म वाला एरिया अनियन पील में वो कम डार्क हो पाता है। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हर टाइम पे नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब सेल का डिवीजन चल रहा होता है तभी दिखाई देते हैं। अदरवाइज इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा होता है और एकदम आपस में उलझा हुआ होता है। इसी क्रोमेटिन में डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो कहलाती हैं जीन्स। डीएनए क्रोमेटिन में होता है। क्रोमेटिन जब कोई सेल डिवाइड हो रही होती है तो जो थ्रेड है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम यानी कि वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। न्यूक्लियस सेल के रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही केमिकल एक्टिविटीज को ट्रिगर करता है जिससे कि सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में देखा था, जितना भी अंदर का मटेरियल है सब खुले में घूमता रहता है। तो ये जो रीजन है ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल की फैक्ट्स हैं। ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आमतौर पे आपको मिलेगा प्लास्टिड्स में, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स तो होते ही नहीं है। ये क्लोरोफिल जाकर के चिपका हुआ होता है कहाँ, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में। इस न्यूक्लियस में आप देखोगे तो राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ऐसे 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 धागे जैसे जो दिख रहे हैं, यही क्रोमेटिन है। इन्हीं क्रोमेटिन में डीएनए है। डीएनए का जो छोटा पार्ट है वो जीन कहलाता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बन जाता है। साइटोप्लाज्म, ये सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, इनको मिला करके प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अगर हम कंपेयर करें तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती हैं, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ी होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर्स की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लॉइड कहलाता है। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जबकि इसमें पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का। ये ट्यूब्स दिख रही हैं और ये शीट्स आपको दिख रही हैं। बीच बीच में आपको बैग्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये राइबोसोम्स आपको चिपके हुए दिख रहे हैं। ये राइबोसोम्स वही हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस से चिपका हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा रफ दिखता है माइक्रोस्कोप से दिखने में। राइबोसोम्स सभी एक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर ये प्रोटीन बनाते जा रहे हैं राइबोसोम्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये बाहर जाते जा रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है, और यही लिपिड्स बाद में सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स की जो होती है वो डिटॉक्सिफाई करती है जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में उनको। गोल्गी apparatus ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हो गए, यहाँ पर पैरेलल एक दूसरे के सिस्टर्न हो गए। इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, पूरे को गोल्गी apparatus कहते हैं। ये देखिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो फेसेस होते हैं। ये ट्रांस फेस है, ये सिस फेस है। ट्रांस फेस जहां पर की नए नए वेसिकल्स बन रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से कभी कभी जुड़ा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने चीजें बनाई हैं उनको स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैक करना, यानी कि ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। कुछ केसेस में गोल्गी apparatus सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी बदलता है, और इसी से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। कैमिलो गोल्गी 1843 में पैदा हुए थे। इन्होंने नर्व सेल और सेल स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली कलर किया था, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया ब्लैक रिएक्शन। इसमें एक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है। इन्होंने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर पहचाना था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था विद सैंटियागो रेमनी। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं, यानी कि जो भी चीजें सेल को नहीं चाहिए हैं उनको खत्म करना, ये लाइसोसोम का काम होता है। कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ गया हमारे सेल में, उनको खत्म करना लाइसोसोम का काम होता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी ये सेल को ही खत्म कर देता है। इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं।
ये आपको एक पहली मेम्ब्रेन दिख रही है और ये दूसरी मेम्ब्रेन दिख रही है। जो पहली मेम्ब्रेन है वो एकदम सिंपल सी है, दूसरी मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इसके फोल्डेड होने से इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है और इस ज्यादा सरफेस एरिया में एटीपी बन रहा होता है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा पोरस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए और राइबोसोम रखता है, यानी कि ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लांट सेल्स हुए तो उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। दोनों का ही एक काम होता है कि दोनों ही एनर्जी जनरेट कर रहे हैं अपनी सेल के लिए। प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स दो तरह के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमो यानी कि कलर, ल्यूको यानी कि कलरलेस या फिर व्हाइट। क्लोरोफिल नाम से पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, बस थोड़ा सा कम अमाउंट में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टार्च, प्रोटीन और फैट ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना। जैसे कि गोल्जी अपैरेटस का काम क्या था? स्टोर हाउस का ना। उसी तरह से प्लास्टिड भी यहाँ पे स्टोर करते हैं किन चीजों को? स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट ग्रेन्यूल्स को। ये आपको ग्रेनम दिख रहा है? ये ग्रेनम यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा यहाँ पे स्टैक बना करके, ये जो लेयर है स्ट्रोमा बोलते हैं, इस लेयर को स्ट्रोमा में रखे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसी वजह से ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज सैक्स होते हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड आइटम्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल साइज होते हैं एनिमल सेल्स में, जबकि प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं कि अगर ये पूरी पूरी सेल है तो इसका कभी कभी 50 to 90% वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल ने ही ले रखा होता है। और हाँ, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में किनारे साइड कहीं पर देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में बीच में देखने को मिलते हैं बड़ी सी। वैक्यूल्स अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स को और प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, इनकी फूड वैक्यूल अमीबा के द्वारा खाए हुए फूड को कंटेन करती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वैक्यूल्स एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट आइटम्स को निकालने का भी काम करती है। ये एक प्लांट सेल का वैक्यूल है जिसमें कि सेल से भरा होता है और इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।